नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए झारखंड जीके को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और झारखंड जीके में भी अगर बात कर लिया जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कला संस्कृति। देखिए, यकीन मानिए सर, ये वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है आपके झारखंड और मतलब झारखंड की कला संस्कृति, ठीक है ना। यानी कि झारखंड जीके का जो आपका एक सेक्शन है जहां से वेटेज आपके कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे जेपीएससी की बात कर ले चाहे जेएसएससी का कोई भी पेपर दीजिएगा, यहाँ पर आपको जेएसएससी सीजीएल में 7 से 9 सवाल मिलेंगे। क्योंकि इसमें आपको कम से कम 14 से 12 से 14 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको 16 से 17 दिन के अंदर, या फिर बोल सकते हैं 16 से 17 वीडियो में आपको पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, हर सेक्शन को अलग भी बांट दूंगा, यानी कि झारखंड की जनजाति को भी, झारखंड के मेले त्योहार। तो अभी तक हमने 2 क्लासेस इसके की है। आज आपका ये तीसरा नंबर का ये वीडियो है, यानी कि तीसरा क्लास है। अगर बात कर लिया जाए आज हम लोग जब इस क्लास को खत्म कर रहे होंगे तो आपको टोटल 32 जनजाति में आपके टोटल 6 जनजाति कंप्लीट हो जाएंगे। और इस तरह से कंप्लीट होंगे कि आपके फिर जनजाति से या फिर पूरा कला संस्कृति से ही सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको कुछ दिखा दूं ताकि ताकि आपको भी चीज़ें दिक्कत ना आ सके। देखिए, ये 2 वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको लिंक लिखा हुआ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी, पार्ट 1 करके, ठीक है ना, और पार्ट 2 करके। तो आप जाकर के इसको कंप्लीट वॉच करिए। नेक्स्ट आपको साथ के साथ आपको मैथ्स का मॉडल पेपर 9 भी अपलोड कर दिया गया है। देखिए, 9 मॉडल पेपर मतलब कि 20 क्वेश्चन पर मॉडल सेट में, 9 दूनी 18, 180 सवाल आपको यूट्यूब पर विथ वीडियो सॉल्यूशन। देखिए, टेस्ट सीरीज में आपको अलग 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 में 20 मल्टीप्लाई कर दिया जाए 20 सेट, यानी कि 400 सवाल इधर आपका इधर हो गया, इधर 180 मतलब कि 200, 600 मैथ्स के वो क्वालिटी बोला जा सकता है एकदम जेएसएससी के लेवल पे मैच करके। और ये ऐसा ही नहीं सर, देखिए, नॉन मॉडल पेपर अगर हमने अगर आपको यूट्यूब पे करवाया है तो कोई भी चीज़ ऐसा तो नहीं है कि हमने हाइड रखा है, ट्रांसपेरेंसी है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो देखिए कि लेवल वाकई मैच आउट कर रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर है या थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे तो रखा ही जाएगा। हर क्वेश्चन हार्ड भी नहीं हो सकता और हर क्वेश्चन ईजी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका कैपिटल करेंसी हमने करवा दिया, जो आपकी काफ़ी दिक्कतें कर रही थी। कुछ एक और मैं आपको एक वीडियो दूंगा कैपिटल करेंसी, जो आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, मतलब एक सवाल। अब इसके बाद आपको एक इन्वेंशन का, ठीक है ना, जो आपका स्टैटिक पार्ट भी होता है और साइंस में भी इन्वेंशन पढ़ना होता है, उसको एक जगह मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उसकी भी एक मास्टर वीडियो आ जाएगी। देखिए, मास्टर मतलब क्या, 12 से 15 मिनट का ये वीडियो आप कंप्लीट कर सकते हैं विथ मैप। ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी है, ये सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इंडियन जीके का आप हमारा कंटेंट आप ले सकते हैं। साइंस का क्लासेस आपका चल रहा है, अभी कोर्सेज में फ्री ऑफर भी चल रही है। मैथ और रीजनिंग का कॉम्बो बैच वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है। और जेएसएससी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो जरूर से जरूर लगाइए, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट। और बाकी आप मॉडल पेपर यूट्यूब पे देख करके सारा का सारा अंदाजा लगा भी सकते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आज थर्ड वीडियो में या फिर थर्ड क्लास में जो है 21वां नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि पहला क्लास में 1 से 10 था, दूसरे क्लास में 1 से 20, अब हम लोग 21 से 30 तक के सवाल कंप्लीट करेंगे पूरा डिटेल में। तो आपसे ये सवाल पूछा गया है कि जो आपकी खोंड जनजाति है, ठीक है ना, यानी कि आज हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे होंगे खोंड जनजाति को, एक और जनजाति आज आपका कवर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपको मैंने वही लिया। तो जो आपकी खोंड जनजाति है, इनके संबंध में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। आपसे इनसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग खोंड ट्राइब। यह झारखंड में अत्यंत कम जनसंख्या वाली जनजाति है। दूसरा ऑप्शन, इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। तीसरा, इस जनजाति की भाषा कोंधी है। और चौथा ऑप्शन बोला गया है कि जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, यानी कि सभी के सभी कथन सत्य है। तो देखिए, ये चारों के चारों, यानी कि ये तीनों के तीनों, सॉरी, ये कथन सत्य हैं। अब ये कैसे सत्य हैं, इस पे हम लोग थोड़ा सा विचार और आपका डिस्कशन करते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट हमने खोंड जनजाति के यहाँ पर रख दिए दोस्त। बोला गया पहला पॉइंट में कि यह झारखंड की जो है अल्पसंख्यक जनजाति के अंतर्गत आती है। तो चलिए, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया कि अत्यंत कम जनसंख्या वाली जनजाति है। आगे आते हैं, इनकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन या फिर जो आपको खोंड जनजाति झारखंड में देखने को मिलता है, आपको संथाल परगना वाला क्षेत्र जो हो गया, ठीक है ना। इसके अलावे भी, लेकिन देखिए, संथाल परगना क्षेत्र ही आप टिक आउट करके आइएगा, लेकिन इसके अलावे भी जो आपको देखी जाती है खोंड जनजाति झारखंड में, पलामू क्षेत्र में, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल में।
बहुत जल्द मैं प्रोमंडल के ऊपर काम कर रहा हूँ सर, एकदम मास्टर कंटेंट के साथ हम आएंगे आपके साथ, ठीक है ना। सारा डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, अनुमंडल, जितनी भी चीज़ें, विधानसभा क्षेत्र, हर आपके प्रमंडल वाइज मैंने चीज़ें बना रखी है, मतलब बना ही रहा हूँ, काफ़ी टाइम भी लग रहा है उसमें। नेक्स्ट, इस जनजाति की जो उपजातियां हैं यानी कि सब कास्ट, यानी कि इस जनजाति की उपजातियां नहीं होती है। तो देखिए पहला आपका पॉइंट क्या हो गया, अल्पसंख्यक जनजाति के अंतर्गत आती है। मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ, तो संथाल परगना वाला क्षेत्र। ये सब मैप में मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ का क्या है चीज़ें हैं, लेकिन अभी टाइम के अकॉर्डिंग काम करनी है हमें। इस जनजाति की क्या है, उपजातियां नहीं होती है। इस जनजाति के ग्राम जो पंचायत होते हैं उनके जो प्रधान को क्या कहा जाता है, तो गोटिया कहा जाता है। तो देखिए ये सब एकदम पॉइंट को मैं गोला करते जा रहा हूँ, यानी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जनजाति में विवाह के लिए जो वरमाला, इसमें ठीक है वरमाला की प्रथा चलती है, मतलब कि जो भी फूलों का माला जो पहनाया जाता है वो सारा का सारा यहाँ पर भी आपको ये प्रथा देखने को मिलती है। इस जनजाति की जो अगर बात किया जाए मुख्य पेशा, यानी कि इकोनॉमिकली ये जॉब बोला जाता है कि इनको जो डिपेंडेंसी होती है कृषि के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। नेक्स्ट, इस जनजाति के लोग झूम की खेती, अगर बात आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी खेती कौन से जनजाति के लोग झूम की खेती करते हैं, तो खोंड जनजाति। इस जनजाति के लोग झूम की खेती, जिसे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि या फिर काटो एवं जलाओ कृषि, ठीक है ना। 2 से 3 साल तक क्या किया जाता है, जंगलों को पूरा समतल किया जाता है, पूरा जंगलों को साफ किया जाता है, कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है। और वो कृषि योग्य भूमि कैसे, कि वो जो जंगलों को काटा गया है उसके ही जो भी राख होते हैं उससे ही वहां पे खाद बनता है, और फिर 2 से 3 साल तक ही वो जमीन आपके लिए उपजाऊ होती है, और फिर से समझिए कि वो जमीन डेड हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आप फर्दर आप वहां पर खेती नहीं कर सकते। तो इसलिए झूम की जो कृषि है थोड़ा सा काफी ज्यादा, मतलब कि आप एक तरह से समझिए कि अच्छी चीजें भी नहीं है। लेकिन इस जनजाति के लोग कैसी खेती करते हैं, मुख्य डिपेंडेंसी कृषि पे है, झूम की खेती करती है। स्थानांतरित कृषि जिसे कहते हैं काटो एवं जलाओ कृषि, ठीक है ना। 2 से 3 साल तक ये लोग एक जगह पे रुकते हैं, वहां पे खेती करते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं, फिर वहां से 2 से 3 साल फिर दूसरे क्षेत्र पे जाएंगे, वहां पे उसी प्रकार से खेती करेंगे, फिर 2 से 3 साल इस तरह से इनका जीवन यापन चलता है। अगर धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात की जाए तो इस जनजाति की जो प्रमुख देवता है सूर्य है, और ये लोग सूर्य को क्या कहा जाता कहते हैं, तो बेला पुन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए हो सकता है थोड़ा सा अगर मतलब कि ये प्रोनाउंसिएशन में या थोड़ा वर्ड स्पेलिंग में मिस्टेक आ सकती है, क्योंकि हिंदी में टाइप करना काफी टिपिकल है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड, तो आप उसे बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे मेरे भाई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत इस जनजाति के प्रमुख देवता क्या है, तो सूर्य है, और खोंड जनजाति सूर्य को क्या कहते हैं, तो बेला पुन कहते हैं। इस जनजाति के लोगों में नर बलि देने की भी प्रथा है, जिसे क्या कहा जाता है, मरिया कहा जाता है, ठीक है ना। नर बलि देने की प्रथा है, इसे क्या कहा जाता है, मरिया कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस जनजाति के लोगों का जो प्रमुख पर्व है, तो सरहुल हो गया, सोहराय हो गया, कर्मा, दशहरा, दीपावली, होली, रामनवमी, नवाबद पर्व, ये सारे के सारे जो त्यौहार है आपके किस जनजाति के, तो खोंड जनजाति के त्यौहार, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो नवाबद पर्व है, नवाबद पर्व में जो क्या होते हैं, नए चावल पकाए जाते हैं, ठीक है ना। जो नया चावल होता है ना उसका ही क्या किया जाता है, भोजन का सेवन किया जाता है। कुक न्यू हार्वेस्ट ऑफ राइस, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, कुक न्यू हार्वेस्ट ऑफ राइस, और न्यू हार्वेस्ट ऑफ राइस। और आपको ये भी पॉइंट मैंने बता दिया कि झारखंड की कैसी जनजाति है, तो अल्पसंख्यक जनजाति के अंतर्गत ये जनजाति आती है, ठीक है ना। तो ये इतने सारे पॉइंट आपको क्या हो गए, खोंड जनजाति से रिलेटेड है, और इससे बाहर आपको खोंड जनजाति के सवाल नहीं बनेंगे। अब चलते हैं किले, ठीक है ना। जो फोर्ट हो गया, मंदिर, मस्जिद, किले, ये सब से जो बनता है आर्ट एंड कल्चर का, ये दूसरा पार्ट हो गया आपका, या बोल सकते हैं दूसरे टाइप में आ जाएंगे कला एंड संस्कृति की। नारायणपुर का जो किला है, यानी कि जो नारायणपुर का जो फोर्ट है, इनका निर्माण किस शासक ने करवाया था, विच रूलर गॉड द फोर्ट ऑफ नारायणपुर कंस्ट्रक्टेड। जॉर्ज दास भी बोला जा सकता है, प्रताप राय, मेदिनी राय, या फिर गोमुखी, ठीक है भाई। तो चलिए इसकी बात किया जाए तो अगर आपको नारायणपुर का किला का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, जैसे कि पलामू का किला हमने किया, उसी प्रकार आज हम लोग नारायणपुर का किला करेंगे। तो जॉर्ज दास इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनका जो इन्होंने नारायणपुर किले का निर्माण कराया। चलिए बात करते हैं एक एक करके। यह किला जो है आपका नावगढ़ यानी कि लातेहार में स्थित है। इस किले का निर्माण चेरो वंशी शासक भागवत राय का लेखपाल जो थे जाजदास। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्त। नारायणपुर का किला का जो निर्माण किया था जाजदास, वो किसके लेखपाल था, ठीक है ना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जो चेरोवंशी शासक थे भागवत राय का जो लेखपाल जॉर्ज दास थे, उन्होंने ही ये क्या किए थे, इस किले का यानी कि नारायणपुर किले का निर्माण कराया था।
अब कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें देख लीजिए जो पलामू में स्थित किला है, जैसे कि शाहपुर का किला जो मैंने नहीं बताया था आपको पिछले दिन, पलामू में स्थित है। इस किले का निर्माण चेरोवंशी राजा गोपाल राय ने 1772 में कराया था। इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य की झलक मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चैनपुर का किला, ये कहाँ स्थित है? तो पलामू में स्थित है, कोयल नदी के किनारे स्थित है और चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशजों द्वारा निर्मित ये किला। तो देखिए पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है चैनपुर, तो पलामू में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है यह किला? तो कोयल नदी के किनारे स्थित है। किसने इसका निर्माण कराया? तो आप क्या बोलेंगे कि जो चेरो राजा है, ठीक है ना, जो चेरो राजा के राजपूत दीवान जो रहे पूरनमल के वंशजों द्वारा निर्माण किया गया यह किला है। शाहपुर का किला आपसे पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? पलामू में स्थित है। किन्होंने निर्माण किया था? तो चेरोवंशी राजा जो है आपके गोपाल राय ने। कब किया था? 1772 में। इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य की झलक भी मिलती है। तो किस किले से हमें मुगल कालीन की झलक मिलती है? मुगल कालीन में जो भी स्थापत्य यानी कि जो भी कला संबंधित जो भी चीजें हुई है उसकी जो झलक, यानी कि बोला जाए कि कार्बन कॉपी एक तरह से, मतलब जो मुगलों में जो वहां पर स्थापत्य कला का निर्माण किया गया, जैसे कि ताजमहल का निर्माण किया गया, ठीक है ना, तो उसकी थोड़ी सी 2 कॉपी चीजें जो काम की गई झारखंड में, तो वो आपका झारखंड का एक किला है पलामू में जो स्थित है, शाहपुर का किला। देखिए बहुत तरह का सवाल आपसे बन सकता है। विश्रामपुर का किला जो है पलामू में स्थित, इस किले का निर्माण चेरो वंश के राजा तड़वर ने कराया था। रोहिलो का किला जो पलामू में स्थित है, इसका निर्माण सरदार मुजफ्फर खां ने करवाया था। ठीक है, तो ये सारे आपको किले याद रखने हैं मेरे भाई। यहाँ से अब हम लोग चलते हैं एक और मंदिर को आज कवर करेंगे, जैसे कि वैजनाथ धाम मंदिर हमने पूरा देवघर का कंप्लीट किया। आज और भी कुछ चीजें हैं जो आज आपको देखने को मिलेगी भाई। तीसरा टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का मंदिर वाला सेक्शन। पत्थरोल काली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है ना, जो पथरोल काली टेम्पल है कंस्ट्रक्टेड बाय हुम। देखिए ऐसा नहीं है कि 30 मिनट आपका यहाँ पर 1 सेकंड भी आपका वेस्ट मैं होने नहीं दूंगा। तो ऑप्शन है आपका है राजा चंद्रमौलेश्वर, याद करिए चंद्रमौलेश्वर जी के बारे में, राजा पूरनमल के बारे में याद करिए, राजा दिग्विजय सिंह और राजा दलेर सिंह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पथरोल काली मंदिर की अगर बात की जाए तो अगर मैं गलत ना हूं तो दिग्विजय सिंह ही होंगे। ठीक है ना, चलिए मैं देख लेता हूँ इसका उत्तर क्या है। इस मंदिर का जो निर्माण है राजा दिग्विजय सिंह ने ही कराया था, बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि ये जो मंदिर है आपका, कौन सा मंदिर की बात की जा रही है? तो पथरोल काली मंदिर की बात की जा रही है। ठीक है ना, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है, जो माँ दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है, दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरा कुछ मंदिर है आप याद रखिएगा, युगल मंदिर। इस मंदिर के बारे में बात की जाए तो इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि बोला जाता है ऐसा कि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए का क्या हुआ था? खर्च हुआ था। ठीक है ना, और यह 9 लाख जो है आपके चारूशिला ने दान दिए थे। ठीक है ना, यह 9 लाख जो है चारूशिला ने दान दिए थे। इस मंदिर में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति प्रतिस्थापित है। इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने करवाया था। ठीक है, यह याद रखना है। इस मंदिर में किसकी युगल मूर्ति की जो प्रतिमा जो स्थापित है, तो आपको याद रखना है राधा कृष्ण की जो है युगल, यानी इन दोनों की ही प्रतिमा या बोल सकते हैं मूर्ति स्थापित की गई है युगल मंदिर में। 9 लखा मंदिर है, 9 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और यह 9 लाख चारूशिला ने दान दिए थे। इस मंदिर का जो निर्माण है तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने करवाया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको भाई। इस मंदिर के बनावट में बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति। ठीक है, इस मंदिर की जो बनावट है आपको बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है। अगर इनका जो स्ट्रक्चर देखा जाता है युगल मंदिर का, ये स्ट्रक्चर आपको कैसा लगेगा? तो लाइक दैट आपका जो बेलूर के जो रामकृष्ण मंदिर है उनके समानांतर आपको इसकी जो स्ट्रक्चर बनाई गई। इस मंदिर का निर्माण 1936 में शुरू हुआ था और फाइनली 1948 तक काम कंप्लीट कर लिया गया था। अगली जो मंदिर है तपोवन मंदिर। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवघर शहर में स्थित है। देवघर शहर से 12 किलोमीटर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 12 किलोमीटर। देखिए इस तरह के सवाल आपके जेएसएससी एसआई दरोगा वगैरह में पूछा गया। तो 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। ये याद रखना भाई, ये दिशा भी आपको याद रखना है। कौन सी दिशा? तो ईस्ट डायरेक्शन में स्थित है और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता के अनुसार यह सीता माता ने यहाँ पे क्या की थी? तपस्या की थी। देखिए जब हमारे टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे ना, तो इसी प्रकार से जब आपका मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया ना, तो उस मंदिर के बारे में पूरा इस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि अगर आप यहाँ से भी क्लासेस कर ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज के भी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत चीजें आपको मिल जा रही है दोस्त, यकीन मानिए, और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिल रही है। उसके बाद आपको यहाँ बात किया जाएगी 12 किलोमीटर पूर्व स्थित है और यहाँ पर कौन सी मंदिर है? तो भाई यहाँ मंदिर जो है भगवान शिव की समर्पित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, भगवान शिव जी को ये समर्पित है तपोवन मंदिर। कहाँ स्थित है? देवघर से 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है और मान्यता के अनुसार यहाँ पे सीता माता ने तपस्या की थी। ठीक है ना, तपस्या करने के कारण इस मंदिर का नाम भी रख दिया गया तपोवन मंदिर। इस मंदिर में बहुत सारी गुफाएं भी है जहाँ ब्रह्मचारी क्या करते हैं? निवास करते हैं।
ठीक है, चलिए अब अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं जो आपका डांस से, ठीक है ना, फोक डांस से रिलेटेड सवाल है आपका। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस नृत्य में नर्तक सैनिकों का वेश वेश धारण कर, यानी कि जो सैनिकों का वेश, ठीक है ना, सैनिक यानी कि बोला जा सकता है कि सोल्जर का जो ड्रेस होता है उसको पहन करके डांस करते हैं, ठीक है, धारण कर नृत्य करते हैं। इन विच डांस द डांसर्स ड्रेस अप एज सोल्जर एंड डांस, ठीक है ना, जो सोल्जर का जो ड्रेस होता है उसको पहन करके डांस करते हैं जो डांसर होते हैं, वो कौन सा नृत्य होता है? छऊ नृत्य, पाइका नृत्य, झूमर नृत्य, कर्मा नृत्य। देखिए अगले क्लास में हमने छऊ नृत्य पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसका सही उत्तर अगर पूछ लिया जाए तो पाइका नृत्य होगा, तो अब हम लोग पाइका नृत्य पूरा खत्म कर देंगे। चलिए देखिए सबसे पहले पाइका नृत्य से और जो जो सवाल आपके बन सकते हैं, या एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है ना, पाइका नृत्य कैसा है? तो एक पुरुष प्रधान नृत्य है आपका, क्लियर हो गया। और ये जो आपका बोला जाता है ओज पूर्ण एक नृत्य है, देखिए ओज से यानी समझिए काफी ओज है, काफी ज्यादा, मतलब कि एक मतलब उसके चेहरे को देख के बोला जाता है लालिमा जैसा फेस है, मतलब लगता है कि कुछ करने वाली फेस है। तो यह जो नृत्य होता है ना, क्या चीज को प्रदर्शित करता है? आप वो अपने वीरता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, कितने वो साहस है, अपने साहस को प्रदर्शन करता है ये नृत्य आपका। इस नृत्य में जो है पुरुष क्या करते हैं? सैनिक का वेश धारण करके एवं तलवार रखते हैं। देखिए तलवार ये आपका जो ये आपका तलवार हो गया, ठीक है ना, और इसके साथ साथ एक गोल आकार का आपने देखा होगा, इस प्रकार से पकड़ के रखते हैं। तो ये जो गोल आकार का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को कहा जाता है ढाल। तो इनको लेकर के ये नृत्य करते हैं, तलवार और ढाल के साथ ये क्या करते हैं? पुरुष जो सैनिक का वेश धारण कर लेते हैं, उसके साथ आपको देखने को मिलेगा इस नृत्य में, आपको पाइका नृत्य में। इसमें नर्तक यानी कि जो डांसर होते हैं पगड़ी पहनते हैं और उस पर क्या करते हैं? कलंगी लगाना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। देखिए मैं फिगर दिखाता हूँ, जो ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप फिगर बनाऊंगा तो थोड़ा आपको इस प्रकार का आपको फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कलंगी इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से। तो ये आपका पगड़ी हो गया, जो सर पे आपका पगड़ी ये बैठाया गया, ये आपका फेस हो गया, इसके माथा पे आपका ये पगड़ी बैठेगा, इस पगड़ी में इस प्रकार का एक कलंगी निकला हुआ रहता है जिसे फीदर कहा जाता है, पंख बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस नृत्य में जो पगड़ी पहनना होता है, ठीक है ना, वही मैंने यहाँ लिखा है कि इस नर्तक में पगड़ी पहनते हैं, तो पगड़ी का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया, और यहाँ पर एक आपका कलंगी निकली हुई रहती है, तो इसी को बोला गया है कि पगड़ी पहनते हैं तो उस पर कलंगी लगाना अनिवार्य होता है। इस नृत्य को करते समय मार्शल आर्ट का भी संयोजन होता है, ठीक है, इस नृत्य को करते समय मार्शल आर्ट का भी संयोजन किया जाता है। इस नृत्य में जो होता है 5 या फिर 7 या फिर 9 लोग क्या करते हैं? जोड़े बना करके नृत्य करते हैं। यह नृत्य मुख्यतः मुंडाओं में काफी ज्यादा प्रचलित है। हालांकि यह जो नृत्य है ना, यह जो नृत्य है लगभग सभी जनजातियों में देखने को मिलते हैं, तथा सदान में भी आपको ये आपको देखने को मिलते हैं। अब सदान वगैरह का मतलब थोड़ा सा वेट करिएगा, हम आएंगे झारखंड जीके पे तो बहुत डिटेल में चलेंगे। तो अभी इतना याद रखना है कि मेन आपको ये याद रखना है कि मुंडाओं में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और अदर जो जनजातियां वहाँ नहीं हो, अदर जनजातियों में भी मान के चलिए कि सभी जनजातियों में आपका पाइका नृत्य देखने को मिलता है, और खास करके आपको पूछा जाए तो मुंडाओं में। दूसरा आपको याद रखना है यह एक युद्ध नृत्य है तथा आदिवासी एवं सदान, देखिए यहाँ लिखा गया आदिवासी एवं सदानों दोनों में प्रचलित भी है। नाम याद रखना है, एक तो रामदयाल मुंडा का और एक अशोक कश्यप का, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो पाइका नृत्य से। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, किससे? तो पाइका नृत्य से। दैट्स ऑल, पाइका नृत्य से अब आपका सवाल नहीं छूटेगा। अब आगे चलते हैं। अगला जो सवाल पूछा गया है लोक नाट्य से, ठीक है ना, फोक ड्रामा से पूछा गया है, ये भी आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। किस लोक नाट्य में पुरुषों की मनाही होती है? इन विच फोक ड्रामा मेन आर प्रोहिबिटेड? डोमकच, कीर्तनिया, जट जटिन और भकुली पंका, ठीक है। तो आपको हमने डोमकच, इसका सही सवाल आंसर होगा इस सवाल का। डोमकच जो आपका लोकनाट्य है, इस लोकनाट्य में पुरुषों की क्या होती है? मनाही होती है। तो अब लोक नाट्य जो आपकी डोमकच है, इससे आपके कितने सवाल बन सकते हैं, चलिए उस पर भी हम लोग बात करते हैं। और मान के चलिए आज हम आपका पूरा लोक नाट्य खत्म भी कर देंगे। कल जो आपकी सेकंड क्लास थी उसको में मैंने बहुत कुछ बता दिया था आपको, और आज भी मैं बहुत कुछ बताऊंगा। ऑलमोस्ट मान के रखिए चौथी जो क्लास होगी उसमें लोक नाट्य का पूरा आपको मैं कंसेप्ट, थ्योरी सारा कुछ दे दूंगा, और 16वां नंबर के वीडियो तक आपको पूरा जनजाति कवर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चलेंगे। तो चलिए बात कर रहे थे आपका डोमकच लोकनाट्य के बारे में। तो यह जो स्त्रियों द्वारा विशेष अवसर, ठीक है ना, जैसे कि विवाह पर ये घरों पे आयोजित किए जाने वाला एक ड्रामा होता है। इसमें जो होते हैं महिलाएं ही पार्टिसिपेट करते हैं, या महिलाएं इसमें लोकनाट्य करते हैं या ड्रामा करते हैं, खास करके कब? जब विवाह होते हैं। आपने जानने भी होंगे, इस पर काफ़ी ज़्यादा आप लोग परिचित भी होंगे इस लोकनाट्य से। इस लोकनाट्य को क्या करते हैं? पुरुषों को देखने की मनाही होती है, खास करके रात में 12 बजे के बाद ये लोकनाट्य, ये ड्रामा किए जाते हैं जिस भी घर में विवाह होती है।
उसके बाद इसमें जो होते हैं अश्लील हाव भाव, ठीक है ना, अश्लील कहने का मतलब है कि कुछ इस प्रकार के हाव भाव रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, कुछ संवाद वार्तालाप किए जाते हैं, एक दूसरे पे जो बात किए जाते हैं, थोड़ी सा अश्लीलता उसमें होती है, तो उनका प्रदर्शन इस लोकनाट्य में देखने को मिलती है। उसके बाद आपको याद रखना है कीर्तनिया लोकनाट्य के बारे की, इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन गायन के द्वारा किया जाता है। देखिए ये जो नाटक है ना कीर्तनिया लोकनाट्य, देखिए नाटक का नाम ही कीर्तन, तो समझिए कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ कीर्तन हो रहा है, यानी कि गाना का इसमें कुछ ना कुछ इंक्लूडेशन आ रहा। तो इसमें जो गाने के माध्यम से, ठीक है ना, एक ड्रामा किया जाता है, और उस गाने में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो भगवान कृष्ण ने जो भी लीलाएं की है उन लीलाओं का वर्णन किया जाता है। अगला जो लोक नाट्य है भकुली बंगा, ठीक है ना, भकुली बंगा की बात की जाए तो इनका आयोजन सावन से कार्तिक माह तक जट जटिन के साथ ही किया जाता है। अब जट जटिन लोक नाट्य के बारे में पूरा चीज हमने बता दिया, तो जट जटिन जो लोक नाट्य होता है उसी के साथ ही आपका भकुली बंका लोक नाट्य भी किया जाता है। और इसमें जो भकुली आपकी पत्नी और जो बंका है उनमें पति के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग वाद्य यंत्र के पास। अगला जो सवाल होगा हमारा वाद्य यंत्र को कवर करते हैं। इसमें पूछा गया कि कौन सा जो वाद्य यंत्र है इनका संबंध संथालों से है, ठीक है ना, कौन मतलब कि जो वाद्य यंत्र का यूज इनमें से जो भी दिया गया है आपका, जो संथाल जनजाति के लोग यूज करते हैं, तो भुआंग वाद्य यंत्र, केंद्रा, या दोनों, ठीक है। देखिए भुआंग और केंद्रा ये दोनों जो वाद्य यंत्र है आपको संथाल जनजाति में आपको देखने को मिलेंगे यूज करते हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, यानी कि बोथ। तो चलिए बात करते हैं और भी चीजें इसमें। देखिए जो भुआंग वाद्य यंत्र है या संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है, इसका संबंध जो है वाद्य यंत्र से है, इसका संबंध वाद्य यंत्र से है। इसमें भी 3 तार होते हैं, ठीक है ना। इसके निर्माण में भी, इसका जो निर्माण किया जाता है कैसे, तो सूखे लोके का, ठीक है ना, जो सूखा लोके जो होते हैं उसको लिया जाता है और बांस की छड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है इसके निर्माण में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें 3 तार होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद आपको याद रखना कि इसमें तार को क्या किया जाता है, खींच कर जब छोड़ा जाता है तो, ठीक है ना, धनुष टंकार जैसी इसमें आवाज या ध्वनि निकलती है। इसमें एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती है जिस ध्वनि का नाम है भुअंग। तो भुअंग का संबंध किस वाद्य यंत्र से, ऐसे भी पूछेगा तो भुआंग आप याद रखिएगा। तो इसमें किस प्रकार की जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को क्या कहा गया है, तो भुअंग कहा गया है। ये आपको याद रखना है। किस प्रकार की जो आवाज होती है, तो धनुष टंकार जैसी आवाज निकलती है। भुआंग तथा केंद्रा, ठीक है ना, ये याद रखना है। केंद्रा के बारे में मैं अभी बताऊंगा। ये भी दोनों जो वाद्य यंत्र आपका किस जनजाति से संबंध है, तो संथालों का प्रमुख वाद्य है ये। संथालों के लोग इसे दशहरा के समय दसाई नृत्य में बजाते हैं। जो दसाई नृत्य जब होता है उस नृत्य में आपके दशहरा के समय इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। केंद्रा वाद्य यंत्र के बारे में बात किया जाए तो केंद्रा वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। ये हमने पिछले क्लास में भी कवर करवा दिया आपका। केंद्रा के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो केंद्रा जो वाद्य यंत्र है इनके निर्माण में बांस की छड़ी, सूखे लोके की खोल, कछुए की खाल या नारियल का खाल का प्रयोग किया जाता है। यह एक तंतु वाद्य यंत्र है, इसमें तीनों तार होते हैं, ठीक है ना, इसमें भी 3 तार होते हैं। कैसे वाद्य यंत्र है, तो तंतु वाद्य यंत्र है। तो ये पॉइंट यहाँ पर भी याद रखिएगा। ये कैसे यहाँ पे छूट गया, इसका संबंध क्या होगा, तंतु वाद्य यंत्र से। तंतु का मतलब मैंने आपको बताया था फाइबर, है ना, फाइबर बंडल, मतलब ये हमने बोला था क्या होगा, जिसमें आपके तार होंगे, जिस तार को क्या किया जाता है, तार में वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है और उस वाइब्रेशन के तहत हमें एक साउंड जनरेट होता हुआ दिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तंतु वाद्य यंत्र। अगला सवाल अब हम लोग चलेंगे फेस्टिवल का एक करते हैं, आर्ट एंड कल्चर का। इस तरह से देखिए आज हम लोग तीसरे फेस्टिवल को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए, पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने वाला जो पर्व है, यानी कि मतलब पूछा गया है कि यह फेस्टिवल डेडिकेटेड टू एनिमल, कौन सा फेस्टिवल जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है आपके पशुओं के ऊपर है, तो मंडा पर्व, सरहुर पर्व, फगुआ पर्व, सोहराई पर्व। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सोहराई पर्व जो है ये कंप्लीटली डेडिकेटेड जो है पशुओं के ऊपर ये आपका पर्व मनाया जाता है। अब पूरा सोहराई पर्व को हम लोग खत्म करते हैं। देखिए पहला पॉइंट याद रखना है कि पशुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने वाला ये पर्व है। यह पर्व झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि में भी मनाया जाता है। पर्व वाले दिन पशुओं को क्या किया जाता है, नहलाया जाता है। यह पर्व जो है आपके कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। गौशाला को सजाया जाता है। रात्रि पशुओं के सींग में सिंदूर एवं तेल लगाते हैं, ठीक है ना। रात्रि में क्या किया जाता है, पशुओं के जो सींग में सिंदूर और तेल लगाते हैं और काले रंग के मुर्गे की बलि दी जाती है इसमें, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
गाय बैल बकरी आदि के घर में प्रवेश के पश्चात गोरैया देवता की भी इसमें पूजा करते हैं। यह राज्य की सबसे बड़ी पर्व है और यह वास्तव में पशुधन की बिक्री से संबंधित, ठीक है ना, पशुओं की इसमें बिक्री खरीद बिक्री होती है जिससे धन की प्राप्ति होती है। तो एक प्रकार से बोला जा सकता है कि व्यापार की तरह ही इसका यूज हो जाता है इस फेस्टिवल में। तो इस फेस्टिवल में कई सारे ऐसे मतलब कि बोले जाए तो पशुओं की क्या होती है, खरीद होती है या फिर बिक्री होती है जो संबंध धन से ही है। तो पशुओं से रिलेटेड संबंध पर्व क्या हो गया आपका, सोहराई पर्व। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग कुछ मेले पे भी बात कर लिया जाए। एक मेला भी आप हम लोग को कवर हो जाएगा। जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कब किया जाता है? व्हेन इज द जगन्नाथपुर फेयर ऑर्गेनाइज? कार्तिक माह में, आषाढ़ माह में, श्रावण माह में, चैत्र माह में। तो देखिए जो आषाढ़ माह है आपका, ठीक है ना, आषाढ़ माह में आपका जगन्नाथपुर मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़ माह। देखिए आपका इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना है, जो झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है ना, रांची से जो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जब आप जाएंगे और 250 फीट ऊंचा आपका एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, तो कहाँ स्थित है जगन्नाथ मंदिर? रांची के कहाँ, दक्षिण से कितना दूर है? तो 10 किलोमीटर। इसकी अगर ऊंचाई पूछ लिया है तो 250 फीट। ये सब फैक्चुअल डाटा आपका जेएसएससी पूछता है, याद रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में बड़कागढ़ के शासक एनीनाथ शाहदेव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। उसके बाद आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को जितिया के अवसर पर यह विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए यह हर एक लाइन पे क्वेश्चन बनेगा। आषाढ़ माह पूछा लिया जाए, कौन सा पक्ष? तो शुक्ल पक्ष के द्वितीय को, या फिर आपको पूजा का नाम पूछ लिया जाए तो जितिया के अवसर पर यह विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। ये पॉइंट पूरा आपको याद रखना है भाई। इस मंदिर के जो निर्माण हुए थे, इस मंदिर के निर्माण के बाद ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के शासन से ही लगातार यह मेला क्या कर रहा है, लगता आ रहा है। इसमें रथ खींचने में शाहदेव परिवार की भूमिका होती है। देखिए जो रथ जो पूजा होता है या फिर आप बोल सकते हैं जो रथ यात्रा जो निकलती है ना, इसी से संबंधित त्यौहार है। मंदिर निर्माण के बाद ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के शासन से ही लगातार यह मेला लगता आ रहा है। इसमें रथ खींचने में शाहदेव परिवार की भूमिका होती है। किस परिवार के लोग जो होते हैं रथ को खींचने का कार्य करते हैं? तो शाहदेव परिवार की भूमिका होती है। इस रथ यात्रा के मेले में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रक होगा, ठीक है ना, को नंदी रथ पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद रथ को श्रद्धालुओं द्वारा खींचकर मौसी बाड़ी लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? मौसी बाड़ी लाया जाता है। और इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रक को नंदी रथ पर चढ़ाया जाता है। ये लाइन आप याद रखिएगा सारा का सारा। और कहाँ लाया जाता है? तो मौसी बाड़ी लाया जाता है। अगला सवाल एक और नाटक है आपका संथाली अच्छा सॉरी नाटक बोल रहा हूँ, ये आपकी एक भाषा कवर। देखिए संथाली भाषा पिछले क्लास में भी और आज भी संथाली भाषा से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे भाई, जो मैं उस दिन तो कराया उतना और आज के साथ आज भी मैं बहुत कुछ कराने वाला हूँ। तो संथाली भाषा अब आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी लैंग्वेज वाला सेक्शन है। अब 30वां सवाल में आपकी एक जनजाति और कवर हो जाएगी, जो आप सोच रहे कि सर 2 जनजाति आपने बात की थी। तो देखिए संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम क्या है? संथाली भाषा। अब ये आर्ट एंड कल्चर का एक समझिए कि लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर हम लोग जनजाति एक करेंगे, 30वां क्वेश्चन होगा जो रिपीटेशन दूसरी जनजाति पे हम लोग आ जाएंगे। तो हड़ाम वा कातो कुकमू या फिर विदु चांदन और दिसोम बाबा। तो देखिए इसके बारे में हमने बताया था कल। इसका सही उत्तर है विदु चांदन, ठीक है ना, विदु चांदन इसका सही उत्तर है। यानी कि संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम क्या है? तो क्या बोलिएगा आप? विदु चांदन। चलिए अब देखते हैं क्या क्या इसमें फैक्ट आपको याद रखना है कि संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन के नाटककार कौन रहे हैं? तो रघुनाथ मुर्मू थे। और ये किस लिपि में लिखी गई है? तो उड़िया लिपि में लिखी गई है। संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कुकमू है, जो आपके ऑप्शन में देखने को मिला, जिसका अर्थ क्या होता है? शौपन। या बाल किशोर साहू द्वारा कौन सी लिपि में? तो देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट, संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र होड़ संवाद है, जिनका संपादन 1947 में किया गया था, जिसके संपादक डोमन साहू समीर है, जिसे संथाली साहित्य के भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है कि संथाल साहित्य के भारतेंदु किन्हें कहा गया है? तो याद रखिएगा, आपको नाम याद रखना है, डोमन साहू समीर जी को कहा गया है। इन्होंने जो संपादक रहे हैं होड़ संवाद के 1947 में इन्होंने किया था इनका संपादक, तो इन्हें कहा गया संथाली साहित्य के भारतेंदु। नेक्स्ट, जो डोमन साहू जो समीर हैं, इनका एक प्रमुख पुस्तक है संथाली प्रवेशिका। ये भी पूछा गया कब प्रकाशन 1951 में किया गया था, किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में ही किया गया था। डोमन साहू द्वारा लिखित एक छंद है, छंद रूप में संथाली लोकगीत दिसोम बाबा, जिसका प्रकाशन 1953 में देवनागरी लिपि में ये लिखित है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है जो केवल सोरेन है, ठीक है ना, इसकी महत्वपूर्ण जो केवल सोरेन भाई आपको नाम याद रखना है, ठीक है, इनके द्वारा जो लिखा गया है, जो प्रकाशन किया गया था 1951 में, हिंदू संथाली कोश।
किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। और शारदा प्रसाद किस्कू का 41 कविताओं का काव्य संग्रह, ठीक है ना, पूछा जाएगा 41 कविताओं का काव्य संग्रह का नाम बताइए, तो भरूका इम्पिल है। किस लिपि में लिखी गई थी 41 कविताओं का काव्य संग्रह? देवनागरी लिपि में। कब प्रकाशन किया गया था? 1953 में। किनके द्वारा? तो शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा। ठीक है दोस्त, तो इतना सारा हो गया। अब हम लोग चलेंगे, बात करेंगे एक जनजाति के ऊपर, जो अगला एक और जनजाति आपका कंप्लीट कर जाएंगे हम लोग आज। किस जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक, ठीक है ना, पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं? किस जनजाति के लोग? क्या कोई जवाब दे सकते हैं? असुर जनजाति के लोग, या फिर आपको पूछा जा रहा है बिरजिया जनजाति के लोग, या फिर बिरहोर जनजाति के लोग अपने आप को कहते हैं, या फिर आप इसका बोलेंगे कोरवा जनजाति। तो इसका सही उत्तर होगा बिरजिया जो जनजाति है, ये जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। तो जितना भी फैक्ट है बिरजिया जनजाति का पूरा हम लोग इस पे खत्म करते हैं। देखिए, इस जनजाति को असुर जनजाति का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना। असुर जो जनजाति है ना आपकी, उसकी ही हिस्सा इसको माना जाता है, उसी का एक पार्ट माना जाता है बिरजिया जनजाति को, ठीक है ना, बिरजिया जनजाति को। या सदान समुदाय के आदिम जनजाति है, या सदान समुदाय के कौन सी जनजाति के अंतर्गत आती है? तो आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है। देखिए, जब हम आपका एक मास्टर वीडियो रखेंगे बहुत जल्द, 16वां वीडियो के बाद ही, क्योंकि कंपाइलेशन पूरा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा, तो जनजाति का पूरा फैक्ट स्टार्टिंग में रख देंगे और सारी जनजाति का इसी प्रकार से एक एक सिस्टमेटिक वे में हम आपके पास रख देंगे, ठीक है ना। तो टोटल 8 आदिम जनजातियों में से एक आदिम जनजाति आपकी जो है बिरजिया जनजाति है, या सदान समुदायों की क्या है? आदिम जनजाति है। किस प्रजाति से संबंधित है? ये तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। ये लोग क्या है? स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं, ठीक है ना। तो किस जनजाति के लोग हैं? तो बिरजिया जनजाति के लोग स्वयं को क्या करते हैं? पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। बिरजिया शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? जंगल की मछली। सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन का है गुमला, लातेहार, लोहरदगा, ये कैसे समाज है? तो पितृसत्तात्मक समाज है, यानी कि पुरुषों की यहाँ पर भागीदारी या फिर पुरुषों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ एडवांटेज या फिर प्राथमिकता दी जाती है। इसकी 2 उपजातियां हैं, एक तो सिंदूरिया। सिंदूरिया बोले तो विवाह के दौरान जो लोग सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें सिंदूरिया के अंतर्गत रखते हैं। मतलब वैसे जनजाति, बिरजिया के जनजाति के वैसे लोग जो विवाह के दौरान सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरी जो उपजाति है तेलिया। तेलिया बोले तो जो तेल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें तेलिया के अंतर्गत रखते हैं। तेलिया उपजाति को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, दूध बिरजिया और एक रस बिरजिया। जो लोग गाय का दूध पीते हैं या फिर मांस वो लोग नहीं खाते हैं, उनको कहा जाता है दूध बिरजिया। और रस बिरजिया जो लोग क्या कहेंगे? ये लोग मांस खाते हैं, कहते नहीं है, मांस खाते हैं, बाय मिस्टेक हो गया दोस्त ये। और ये तथा ये क्या करते हैं? दूध भी पीते हैं, ठीक है ना, ये दूध भी पीते हैं। इस जनजाति में बहुविवाह की क्या है? प्रथा है। इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा है। इस जनजाति में एक उपजाति से दूसरी उपजाति में भी क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। ऐसा माना गया है कि इस जनजाति के लोग, अच्छा, अगर आपके माइंड में एक डाउट अगर आ रहा होगा, यहाँ पर जो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि यह सदान समुदाय के आदिम जनजाति है। सदान मतलब ये है ना कि जो बाहर से आकर इस क्षेत्र में बस गए हैं, ठीक है ना, उनको ही सदान बोलते हैं। गैर आदिवासी इनको हम लोग बोलते हैं। जो आप लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं गैर आदिवासी, वही इन्हीं सदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा है, दूसरी उपजाति में विवाह किया जाता है। इस जनजाति में सुबह के खाने को क्या कहता है? लुकमा कहते हैं, पूछेगा एग्जाम में। दोपहर के खाने को क्या कहा जाता है? बिचारी कहा जाता है। रात्रि भोजन को कलेवा कहा जाता है। प्रमुख पेशा इनकी क्या है? कृषि है। और ये लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं? स्थानांतरित कृषि करते हैं। कैसी कृषि कर रहे हैं? तो ये लोग भी स्थानांतरित कृषि करते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है क्या कि जो इनके प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता से सवाल पूछा जाएगा तो सिंह, बोग्गा, मरांड, बुरु जो इनके प्रमुख देवता हो गए। और नेक्स्ट आपको याद रखना है जो ग्राम पंचायत के प्रधान और जो धार्मिक प्रधान होते हैं, ठीक है ना, दोनों कौन है? तो धार्मिक प्रधान पूछ ले या फिर ग्राम पंचायत के प्रधान क्या कहलाते हैं? बैगा कहलाते हैं। सहरूल और सरहुल, सोहराई, कर्मा, फगुआ, साड़ी पूजा, ये सभी प्रमुख त्यौहार है इस जनजाति के, ठीक है ना। तो भाई देखिए, पहला पार्ट आप इसे जरूर कंप्लीट करिएगा, ये दूसरे पार्ट को कंप्लीट करिए। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 9वां मॉडल अटेम्प्ट कर लीजिए आप लोग। मैप से पूरा कंप्लीट आपका करेंसी कैपिटल याद कर लीजिए, जितने इंपॉर्टेंट पूछे गए। और आज हम लोग टोटल 6 जनजाति कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 2 किले कवर कर लिए हैं पूरा। मतलब हम लोग आर्ट एंड कल्चर कवर कर लेंगे। 16 से लेके 20 तक का वीडियो हम लोग रखेंगे, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे दोस्त, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।